देखिए, बजट की सीरीज़ हमारी चल रही है जिसे हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, जिसे करने से आपके ऑलमोस्ट जितने भी रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ करंट अफेयर के टॉपिक्स बनते हैं जो गवर्नमेंट कंसीडर करती है इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, चाहे फिर वो सोशल वेलफेयर हैं, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर का सेगमेंट है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, कॉमर्स है, कुछ भी है, वो सब आपका उसमें कवर हो रहा है। इसलिए हमें मल्टीपल लेक्चर्स बजट में बनाने पड़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप उन पॉलिसीज़ को यहाँ पर बजट के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से समझ लेंगे तो आप उनकी एप्लीकेबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे अच्छे से रिलेट करेंगे बजट और अदर प्रोविजंस के साथ, ताकि आपको वो लंबे समय तक ध्यान में रहें और आपको पता रहे कि इसकी यूटिलिटी क्या है। क्योंकि बजट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, जिसमें एस्पिरेशनल इंडिया पहला था, सेकंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, तीसरा केयरिंग सोसाइटी था। एस्पिरेशनल इंडिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने अच्छे से कवर कर दिया है। आज हम केयरिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। केयरिंग सोसाइटी की अगर हम बात करें तो केयरिंग सोसाइटी के अपने 3 फर्दर डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर। दूसरा डायमेंशन है कल्चर एंड टूरिज़्म। तीसरा डायमेंशन है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि सभी अपने आप में बहुत डिटेल्ड हैं, इसलिए हम इन्हें 1 बाय 1 टारगेट करेंगे। आज जब हम केयरिंग सोसाइटी का जिक्र करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा फोकस रहेगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग द सोशल वेलफेयर। इसके अंदर मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू देना है, जिसके लिए मैंने ये लिख तो दिया है सारे प्रोविजन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के अंदर क्या आता है कि इन्हें हमें कवर करना है। इसको भी मैंने 2 सेगमेंट्स में क्लब किया है, 2 सेगमेंट्स में हमने इसको क्लब किया है। तो इसको जब मैं अब टारगेट करना शुरू करूँगा तो इसे मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसके रिलेटेड फर्स्ट सेगमेंट के रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी दूंगा, एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा, लेकिन फिर मैं इसे रब करूंगा और फर्स्ट सेगमेंट को ही एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा। उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट को हम टारगेट कर लेंगे। तो केयरिंग सोसाइटी के हेडिंग के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द सोशल वेलफेयर के अंडर क्या क्या गवर्नमेंट इस बार प्रोविजन लेकर के आई है, पहले हम प्रोविजन को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट इस बार प्रोविजन लेकर के आई है, गवर्नमेंट ने 35,600 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए। पूरे देश भर में न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 35,600 करोड़ रुपया इस बार एलोकेट किया है। ये पिछले बार के बजट से लगभग 22% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट 28,600 करोड़ 28,600 करोड़ का प्रोविजन लेकर के आई है इस बार फॉर वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए। इसे आप जेंडर बजटिंग के तौर पर भी जान सकते हैं। 2005 से जेंडर बजटिंग का एक प्रावधान रहता है। 2004 में कई सोशल ग्रुप्स ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि बजट के अंदर एक जेंडर सेंसिटाइजेशन लाना ज़रूरी है। ऐसे में जेंडर बजटिंग का एक कंसेप्ट आया, जिसमें जो भी प्रोविज़न लाए जा रहे हैं उन प्रोविज़न में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कैसे वो प्रोविज़न जेंडर स्पेसिफिक भी हों, जिसमें वुमेन को स्पेशल बेनिफिट मिले। ऐसे में 28,600 करोड़ रुपया वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए इसमें है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो वुमेन की मैरिज की एंट्री एज है, जो कि 1929 के शारदा एक्ट से रेगुलेट होती है, जिसे 1978 में अमेंड करके 15 से बढ़ा करके 18 साल किया गया, उस पर आज भी प्रॉपर अमल नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जो वुमेन की मैरिज एज एंट्री एज है मैरिज में, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है जो मेरे अभी लेक्चर में पता चलेगा। उसके लिए सरकार ने ये कहा है कि एक टास्क फोर्स गठित करने की ज़रूरत है जो इसके रिलेटेड डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करे और 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। तो उसका प्रोविज़न यहाँ पर मैंने लिखा है कि टास्क फोर्स फॉर वुमेन एंटरिंग इन द एज ऑफ मदरहुड। आई बात समझ में? मदरहुड का यहाँ पर मैंने मैरिज वाली गल। आगे नेक्स्ट प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी टू एंश्योर नो मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर सिस्टम्स और सेप्टिक टैंक्स। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम सरकारों को मदद करेंगे, राज्यों को मदद करेंगे, क्योंकि सैनिटेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, तो हम उसको मदद करेंगे कि किसी भी तरह की सीवरेज और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग मैनुअली ना हो, इसके लिए मैकेनाइजेशन किया जाए। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसके लिए हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। इसके ऊपर अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को टच करेगा। 85,000 करोड़ फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, 53,700 करोड़ फॉर शेड्यूल ट्राइब, 9,500 करोड़ फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड द दिव्यांग।
दिव्यांग आपको पता है, पर्सन विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, उन्हें दिव्यांग के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में ये मेन प्रोविजंस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अब इन मेन प्रोविजंस में से हम ये जो पहला सेगमेंट है जिसमें 35,600 करोड़ न्यूट्रिशन के लिए, 28,600 करोड़ वुमेन के लिए, और जो वुमेन एंटरिंग इनटू द एज ऑफ मदरहुड के ऊपर टास्क फोर्स बनाने के लिए, इनको एक साथ टारगेट करते हैं क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके रिलेटेड जो मैंने अभी डाटा लिखा है, पहले मैं वो डाटा आपको पढ़ करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं नया डाटा लिखूँगा, फिर हम कहानीवार सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। डाटा कहाँ से लिखा है, देखिए डाटा ये बताता है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2011-13 के बीच में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कि बच्चे को जन्म देने के वक्त माता की मृत्यु हो जाना, उसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ऐसे में ये कहा गया है नीति आयोग की रिपोर्ट में कि 2011 से 13 के बीच में पर 1 लाख लाइव बर्थ पे, पर 1 लाख शिशु जन्म ले रहे हैं, शिशु बालिका सभी इसी में आ जाता है, 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं जिंदा, उसके ऊपर 167 माताएं जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त होती थीं 2011-13 के बीच में। 1 लाख जिंदा बच्चों के जन्म पे 167 माताओं की मृत्यु होती थी 2011-13 में, ऐसा नीति आयोग मानता है। और उसके बाद नीति आयोग ये कहता है कि 2014-16 के बीच में ये बढ़ गया है, ये घटा है और घट करके ये 130 पे आ गया है। यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के मामले में नीति आयोग का ऐसा मानना है कि हमने एक उपलब्धि हासिल की है। पहले माता मृत्यु दर 1 लाख जिंदा बच्चों के जन्म पर 167 था, जो कि अब घट करके 130 पर आ चुका है। एक ये इंडिकेटर है, इसे हम यूज़ करेंगे कि मैंने इस इंडिकेटर पे बात क्यों की है, इस पे बात अभी होगी। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, वो ये कहता है कि 46.6 मिलियन यानी कि पूरे विश्व भर के 1/3 बच्चे केवल भारत में हैं जो स्टंटेड हैं। मैं बताऊंगा ये स्टंटेड क्या होते हैं। इसके बाद अगर जब हम इन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो इन प्रोग्राम्स में हमें फोकस मिड डे मील पे करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड हाइजीनिक फ़िश पे करना है। अभी पता चलेगा कि ये कैसे करना है। इसके अलावा कुछ और डाटा है हमारे पास, को वो क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि नेशनल प्रेवलेंस ऑफ अंडर 5 ओवरवेट दैट इज़ 2.4%, जो कि 2006 से बढ़ चुका है। 2006 में नेशनल प्रेवलेंस ऑफ अंडर 5 ओवरवेट, 5 साल के नीचे के बच्चों में ओवरवेट की जो दर थी वो 2006 में 1.9% थी, जो आज बढ़ करके 2.4% हो चुकी है। इसके अलावा 5 साल के नीचे के बच्चों में जो स्टंटिंग है, जो कद का कम रहना है, अंडर 5 स्टंटिंग 37.9% इंडिया में पाई गई है, जो कि सभी डेवलपिंग कंट्री की जो एवरेज है 25% उससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि भारत डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होता है, और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की एवरेज ले लें तो वो इस वक्त 25% चल रही है, लेकिन भारत में जो स्टंटिंग रेट है 5 साल के छोटे बच्चों के बीच में वो लगभग 37.9% इस समय चल रहा है। ये सारा डाटा एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, और ये डाटा स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये डाटा आपको अपने जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस में या फिर ऑप्शनल के क्वेश्चंस में भी लिखना ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए इस डाटा को ध्यान से नोट डाउन करिएगा। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2019 लॉन्च हुई थी, और वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट क्या बताती है, वो ये कहती है कि इंडिया, ये टोटल 117 देशों में से रिपोर्ट तैयार होती है, इसमें 117 कंट्रीज़ काउंट की जाती हैं। कौन सी 117 कंट्रीज़ काउंट की जाती हैं? वो 117 कंट्रीज़ काउंट की जाती हैं जो इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर प्रॉपर डाटा अवेलेबल कराती हैं। ये ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर हंगर इंडेक्स को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर हंगर इंडेक्स को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। कौन से 4 पैरामीटर की बात ये करते हैं? प्रोपोर्शन ऑफ अंडरवेट एंड अंडरनरिश्ड, मोर्टेलिटी रेट, स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। तो ये अंडरनरिश्ड, अंडरवेट, मोर्टेलिटी रेट और स्टंटेड स्टेटस, इन 4 चीज़ों के ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसी के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वो रिपोर्ट के मुताबिक 117 देशों में, जहां भारत 2010 में 95th पोजीशन पर था,
वहाँ आज भारत की परिस्थिति गिर चुकी है नीचे, और आज भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पे आ चुका है, 102nd। पिछली बार के डाटास की अगर मैं बात करूं तो एशियाई देशों में एक ही एशियाई देश था जो भारत से पीछे था, दैट इज़ पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान भारत से आगे है, और पाकिस्तान की पोजीशन 94 है, नेपाल की पोजीशन 73 है। अगर मैं भारत की पोजीशन जो कि 102nd पोजीशन है उसके साथ अगर मैं उसके स्कोर की बात करूं तो वो 30.3 है। इस 30.3 स्कोर का बहुत महत्व है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज बांटी गई हैं, जैसे एक्सट्रीमली सीरियस, उसमें से भारत जो है वो सीरियस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अगर इसके ऊपर अभी क्या कंट्रोवर्सी है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है और क्या बताया है, उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। यूनिसेफ की अगर मैं रिपोर्ट मानूं तो यूनिसेफ ये कहता है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत में 5 साल के नीचे बच्चों की जो मृत्यु होती है, अंडर 5 डेथ जो होती हैं, उसमें से 69% डेथ का प्राइमरी रीज़न माल न्यूट्रिशन बताया गया है। यानी कि भारत में 5 वर्ष के नीचे जो बच्चे मृत्यु के शिकार होते हैं उनके 69% बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण को बताया गया है, प्राइमरी रीज़न माल न्यूट्रिशन को बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि भारत में हर दूसरा बच्चा सफ़र कर रहा है इस माल न्यूट्रिशन की समस्या से। तो माल न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी बिग इशू। इसके अलावा सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई और सरकार ने कहा कि हमारे द्वारा जो अब तक प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। याद रहे कि सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, उसके बाद उसमें एक डायमेंशन ऐड किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। सरकार ये कहती है कि हमने इस पर सफलता हासिल की। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, जब उन्होंने ये बोलने की शुरुआत की उसी समय सदन में हंगामा होने लगा, तो उन्होंने सदन को ये कहा कि आप डाटा पर जाइए, पॉलिटिक्स मत करिए। डाटा क्या बताता है? डाटा ये कहता है कि अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ले लें, यानी कि बच्चे एडमिशन होने के दर को अगर हम काउंट करें, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के मुताबिक एलिमेंट्री लेवल में गर्ल्स का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आज की डेट में 94.32% है, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ यहाँ पर 89.28% पे है। यानी कि गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा एनरोल हो रही हैं एलिमेंट्री लेवल पर। इतना ही नहीं, सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करें तो गर्ल्स का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 81.32% है, जबकि बॉयज़ का 78% है। इतना ही नहीं, अगर हम हायर सेकेंडरी में जाएं तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो गर्ल्स का 59.70% है, जबकि बॉयज़ का 57.54% है। इस तरह से तीनों ही स्तर पर, चाहे वो एलिमेंट्री था, चाहे सेकेंडरी था, चाहे वो हायर सेकेंडरी था, गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो बॉयज़ के एनरोलमेंट रेशियो से ज़्यादा है। सरकार ये कहती है कि ये अभूतपूर्व सफलता है, अनप्रेसिडेंट सक्सेस है हमें जो मिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। इसे हम और आगे लेकर के जाएंगे। किस नज़रिए से सरकार ये कह रही है, किस तरह से आगे लेकर के जाएगी, मैं उसके रिलेटेड कुछ नोट्स अभी यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ, इन चीज़ों को डिलीट करके। तब तक के लिए चलिए, तो डाटा हमने पूरा लिख दिया है, उस डाटा में क्या क्या लिखा है वो एक बार आपको बता दें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये डाटा मैंने पढ़ दिया था इस साइड का, चीज़ें रब कर दी हैं, नया डाटा है, समझिए। देखिए, हमने स्टंटिंग के बारे में पढ़ा था और स्टंटिंग हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है 37.9%। अब पहले स्टंटिंग को समझिए कि स्टंटिंग क्या होती है। स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि जिस एज में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उस एज के मुताबिक जो आपकी हाइट होनी चाहिए, उस हाइट के कंपैरेटिवली आपकी हाइट कम है। यहाँ पे मोटे पतले का कोई सवाल नहीं होता, आप थिन हैं या नहीं हैं ये मैटर नहीं करता। जिस एज ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस एज ग्रुप के मुताबिक जो कद होना चाहिए, कद उससे कम है, उसे स्टंटिंग के बेसिस पे लिया जाता है। इसे चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। ये 37.9% था, जो डेवलपिंग कंट्री कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री की एवरेज 25% थी। दूसरा कंसेप्ट होता है अंडर 5 की कैटेगरी में चाइल्ड वेस्टिंग। ये बहुत ही ख़तरनाक फिगर है। चाइल्ड वेस्टिंग हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रहा है किस रेट पे? 20.8%। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप जिस एज ग्रुप में हैं, अंडर 5 की बात हो रही है, आप जिस एज ग्रुप में हैं उस एज ग्रुप में आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आप कितने लंबे या छोटे हैं ये मैटर नहीं करता, आपके कद के मुकाबले में आपका जो वेट है वो वेट कितना है ये इम्पोर्टेंस रखता है।
यानी कि यहाँ पर थिन होने की बात ज़्यादा हो रही है कि उस कद के मुकाबले, उस कद की रेंज में आने वाले लोगों के मुकाबले, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का कद मान लीजिए कि 3 फुट के अराउंड है। इन तीनों ही बच्चे के कद के मुकाबले इन तीनों का वज़न आंका जाएगा। एक का 3 फुट की हाइट के मुताबिक मान लीजिए वज़न आया 25 किलो, दूसरे का वज़न आया 22 किलो, तीसरे का 20 किलो। तो जिसका 20 किलोग्राम वज़न आया है उसमें चाइल्ड वेस्टिंग ज़्यादा है 25 किलोग्राम वाले के कंपैरेटिवली, क्योंकि तीनों की हाइट 3 फीट ली थी हमने। तो हाइट के कंपैरेटिवली आपका वेट कहाँ पर खड़ा है, इसके बेसिस पे चाइल्ड वेस्टिंग पता चलती है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पर कंट्री में, हमारी में 20.8% का चाइल्ड वेस्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं और ये मेरे कल्चर में बिल्कुल नहीं है। ना मैं कभी मैसेजिंग में, ना बातचीत में, ना लिखने में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, लेकिन मजबूरी है, मेरे पास जगह कम है, इसी के लिए मैंने कहीं कहीं पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं, लेकिन उनके पहले मैं बड़े वर्ड लिख चुका हूँ। आपसे मेरा निवेदन है, कभी भी स्लैंग और शॉर्ट फॉर्म्स लैंग्वेज को ख़राब ना करें, ऐसा ना करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा है। वहाँ पर स्टंटिंग में डेवलपिंग कंट्री की एवरेज 25 थी और हम थे 37%, 0.9 पे। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री की एवरेज 8.9% है और हम खड़े हैं 20.8% पे। तो डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले हमारी एवरेज काफ़ी ज़्यादा निकल कर के आ रही है, ये हमें ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमारे एडल्ट की हेल्थ भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी वो वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में फॉल कर रही हैं, उन रिप्रोडक्टिव एज में फॉल करने वाली वुमेन में 51% में एनीमिया पाया गया है। 51% में एनीमिया पाया गया है। सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि वित्त मंत्री बजट पढ़ते हुए ये कह रही हैं कि बच्चे और माता की सेहत आपस में जुड़ी होती है, और ये सत्य है। अगला कंसेप्ट, हमारे एडल्ट पॉपुलेशन में 9.1% मैन में डायबिटीज़ पाई गई है और 8.3% वुमेन में डायबिटीज़ पाई गई है। इसी तरह से हमारे एडल्ट पॉपुलेशन में 5.1% वुमेन में ओबेसिटी पाई गई है, मोटापा, और 2.7% मैन में ओबेसिटी पाई गई है, मोटापा। तो हमारी अगर एडल्ट पॉपुलेशन भी देखें तो वो भी माल नरिश्ड है, क्योंकि डायबिटीज़, एनीमिया, ओबेसिटी ये सब माल नरिशमेंट के ही संकेत हैं। मोटे होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वेल नरिश्ड हैं, वहाँ पर कोई ना कोई माल नरिशमेंट है, किन्हीं मिनरल्स की, किन्हीं न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स की, किन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी चल रही है, या फिर आप एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। तो ये हमारी एडल्ट पॉपुलेशन का भी डाटा आपके सामने है। अंडर 5 के स्टंटिंग के, अंडर 5 के वेस्टिंग के, दोनों डाटा आपके पास हैं। एक डाटा हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में 6 से 23 महीने के अंदर के रेंज के जो बच्चे हैं, 6 to 23 मंथ के बीच के जो बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ 9% बच्चे ही हैं जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट ले रहे हैं। हमारे देश के 6 से 23 मंथ के बीच के बच्चों में से सिर्फ 9% बच्चे ऐसे हैं जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट, जो अप्रूव्ड होती है गवर्नमेंट्स के द्वारा और डिफरेंट सोशल इंडिकेटर्स के द्वारा, वो ले रहे हैं। यही तो कारण हो जा रहा है कि अंडर 5 की रेंज में हमारे पास इतनी बड़े स्तर पे स्टंटिंग है और इतने बड़े स्टंट पे लेवल पे वेस्टिंग है। तो ये क्या है, अंडर 5 माल नरिशमेंट आपके सामने है, और आंकड़ा यहाँ पर खड़ा है कि 46.6 मिलियन। इमेजिन करिए, हमारे पास स्टंटेड चिल्ड्रन है पूरे वर्ल्ड के। विश्व की 1/3 बच्चों की स्टंटेड जनसंख्या भारत में है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करें तो माल न्यूट्रिशन को 3 डायमेंशन में देखा जाना जरूरी होता है। माल न्यूट्रिशन पहले देखा जाता है कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, कि कैलोरी वाइज डेफिशिएंसी क्या है। दूसरा, प्रोटीन हंगर, कि प्रोटीन की कमी कितनी है। तीसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। दिस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में अगर हम कैलोरीफिक डेफिशिएंसी की बात करें, जिसे मैंने यहाँ पर CD लिखा है कैलोरीफिक डेफिशिएंसी के तौर पे, इसे टारगेट करने के लिए सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एग्जिस्ट कर रही है लंबे समय से। इसके तहत क्या क्या अवेल कराया जाता है, किन किन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। इसके तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, इसके तहत न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन दी जाती है,
इसके तहत हेल्थ चेकअप्स होते हैं और इसके तहत रेफरल सर्विसेज होती हैं बच्चों को, यानी कि चिल्ड्रंस को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, लैक्टेटिंग मदर को जो माता स्तनपान कराती हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को। इसके तहत हमें एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और बच्चे जो कि 0 से 6 साल के बीच में आ रहे हैं, इनका ख्याल रखना होता है। इसमें मिड डे मील स्कीम और अदर फूड प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सरकार के दावे कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं, क्योंकि सरकार ने इस बार ये कहा है कि हमने पिछली बार से 22% एलोकेशन बढ़ा दिया है, जिसमें 35,600 करोड़ का फिगर आपके सामने है, और दूसरा 28,600 करोड़ का फिगर भी आपके सामने है, एक वुमेन स्पेसिफिक, एक न्यूट्रिशन के लिए। जबकि मुद्दा ये नहीं है कि आप एलोकेशन कितना कर रहे हैं। अगर आप पिछली बार के बजट और उसके पिछली बार के बजट को लें, फाइनेंशियल ईयर 2018-19, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, उनको अगर आप कंपेयर करें तो एलोकेटेड बजट के कंपैरेटिवली जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आए हैं, उन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में ये प्रूव हुआ है कि आप एलोकेटेड अमाउंट के कंपैरेटिवली यूज़ जिस अमाउंट को कर रहे हैं वो कम है। यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट में डाटा कम आ रहा है, फिगर कम हो जा रही है फंड्स की, मतलब यूटिलिटी नहीं हो रही फंड्स की। यहाँ पर सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब स्कीम्स प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं रखी जा रही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। इसी तरह से अगर इस बार ये भी स्कीम ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँचेगी, ये बढ़ा हुआ एलोकेशन, तो ये परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा। इसी के लिए ये कहा जा रहा है कि चाहे मिड डे मील स्कीम या कोई भी और स्कीम है, इसके तहत जो एलोकेशंस दिए जा रहे हैं उस एलोकेशन के कंपैरिजन में उतना ही यूटिलाइज भी होना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम थी। अगला है कैलोरीफिक डेफिशिएंसी के अलावा दूसरा था प्रोटीन हंगर। प्रोटीन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज़ द पल्सेस। दालों के ऊपर फोकस करना, पल्सेस के ऊपर फोकस करना, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर के इसके ऊपर फोकस भी किया। राज्य सरकारों को ख़ास तरह से दिशा निर्देश थे कि जितना भी मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम उनके राज्यों में चल रहा है, स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स में, इन दोनों जगहों पर पल्सेस को इंड्यूस करना मैंडेटरी है। दाल को इंड्यूस करिए, वेजिटेबल्स भी इंड्यूस करिए, वो एक अलग बात है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप पल्सेस एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इंड्यूस करिए, ये मैंडेटरी है। लेकिन इस पर भी कई स्टोरीज आती रहती हैं। पानी के समान दाल होती है, दाने उसमें होते नहीं हैं। लेकिन पल्सेस हमारे देश में न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और ख़ास तौर पर प्रोटीन की कैटेगरी में तो हमें पल्स प्रोडक्शन बढ़ाना भी है, और बेटर वे में हमारे कंट्री के अंदर जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जो सोशल वेलफेयर कैंपेन है उसमें से इंड्यूस करना है। वरना प्रोटीन हेल्थ अगर हमारी गिरेगी तो प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, फिर सब कुछ गिर जाएगा। अगला है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए कई प्रयास किए गए। हमारे देश में मुद्दा ये आ जाता है कि हमारे देश में 3/5 यानी कि 60% लोग ग्रामीण हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी सीधी उपजीविका एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। ऐसे में बहुत बड़ा देश का एक ऐसा हिस्सा है जो रेन शेडो जोन्स में रहते हैं, यानी कि वो इलाके जहाँ पर खेतीबाड़ी वर्षा पर निर्भर होती हैं। ऐसे में ये वो लोग हैं जो इरिगेशन नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पर आज भी कोर्स ग्रेन के ऊपर डिपेंड किया जाता है, यानी कि मोटा अनाज, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, रागी है, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि सूखे और ड्राई एरियाज़ में यही फसलें होती हैं। ऐसे में ये फसलों की हाई लेवल माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट पाए गए हैं। आज अगर आप देखें तो वेल मार्केटिंग और पैकेजिंग के थ्रू रागी और ओट के बिस्कुट्स बना करके सब लोगों में प्रमोट किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर डायबिटिक लोगों को यही प्रेफर किए जाते हैं। और कई तरह के आप देखेंगे कि रागी के आप ओट्स भी देखेंगे, आजकल एड्स चलती रहती हैं कि आप इन्हें खाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुद्दा ये है कि इनको फोकस पे रखते हुए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ज़्यादा रीच में है, जिसके साथ कल्चरली वो जुड़े हैं जिन फसलों के साथ, जिनका उन्हें ज्ञान है, और हमारी कंट्री के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को देखते हुए जो फसलें बेटर हो सकती हैं उन ड्राई एरियाज़ में, सरकार ने फोकस ये किया कि ये बड़े लेवल पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकती हैं, और जिसको हम कहते हैं मिलेट्स। तो मिलेट्स उगाने की बात हुई। इसको लेकर के सरकार ने नेशनल मिलेट मिशन भी चलाया, और उसका पर्पज़ ये था कि हमने इन मिलेट्स का नाम बदला और इनका नाम बदल के रखा गया न्यूट्री सीरियल्स।
इन्हें हमने न्यूट्री सीरियल्स की संज्ञा दी, इसलिए कि ये प्रचलित हो सकें, ये फेमस हो सकें, लोग इनके विषय में जान पाएँ। और हमने सन 2018-19 को मिलेट ईयर के तौर पर भी माना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत भी हमने ये कहा, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत हमने ये कहा कि मिलेट्स का प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कम हो पाएगी। तो कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, प्रोटीन हंगर और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं माल न्यूट्रिशन के। इन तीनों के ऊपर हमें डिफरेंट वे में टारगेट करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने ये देखा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के ऊपर फोकस हो रहा है मिलेट्स के माध्यम से, चाहे वो नेशनल मिलेट मिशन था, चाहे 2018-19 को वो ईयर डिक्लेयर करना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में उसे इंड्यूस करना। हमने कैलोरीफिक डेफिशिएंसी में देखा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मिड डे मील स्कीम के ऊपर फोकस किया गया। लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर, 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल को इसके एम्बिट में लाने की कोशिश की जा रही है। और प्रोटीन के लिए हमने देखा पल्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, सरकार ये कहती है कि हमने बहुत से अभियान चलाए हैं, जैसे सरकार के द्वारा 2017-18 के दौरान पोषण अभियान चलाना। इस पोषण अभियान को भी आप एक हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम मान सकते हैं। इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा गया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की कल्पना की गई थी, जिसे आप पोषण अभियान के तौर पर जानते हैं। पोषण अभियान के तहत सरकार किन्हें कवर कर रही है? चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर एज, एडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि 11 से लेकर के 18 साल के बीच की लड़कियाँ, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, वो माता जो स्तनपान कराती हैं, वह जो गर्भवती हैं, वह जो एडोलेसेंट हैं और वह जो बच्चे 0 to 6 ईयर, ये सभी इसके अंदर कवर हो रहे हैं पोषण अभियान के तहत। इसके तहत सरकार ये कहती है कि हमने 6 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारियों को, लगभग सभी को स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उन स्मार्टफोन्स में 10 करोड़ हाउस होल्ड का न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट अपलोड करने को कहा है रेगुलर इंटरवल से। इसके बेसिस पर हम निगरानी रख पा रहे हैं और वेल प्लान वर्कआउट कर पा रहे हैं। तो पोषण अभियान एक इम्पॉर्टेंट सफलता के तौर पर सरकार बता रही है कि हम इसको लेकर के संजीदा हैं। सरकार ये कहती है कि हम ये मानते हैं कि ये चीज़ें एग्रीकल्चर से ही सुधरेंगी, तो उसके लिए सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष 2019 में शुरुआत की। इसके तहत एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन लिंक स्थापित करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और भारत के खुद के भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। यूनाइटेड नेशन के और भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें, उसमें यही सारी बातें आपको हमेशा कॉमन नज़र आएंगी। उसमें यही होगा कि माल न्यूट्रिशन का ख़त्म किया जाए, पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, हंगर को ख़त्म किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए। ये सारी चीज़ों का जिक्र वहाँ पर मिलेगा, जिसके तहत सबसे इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जिसके तहत ये संकल्प है कि ज़ीरो हंगर होगा 2030 तक, उसे अचीव करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सामने सारा डाटा है, सारे कंसेप्ट्स हैं। अब हम इसके ऊपर आपको एक हॉलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं कि सही में बजट के अंदर एलोकेटेड ये चीज़ें क्यों आवश्यक थीं, क्यों सरकार इस पे इतना फोकस कर रही है और क्यों इसे केयरिंग सोसाइटी कैटेगरी में रखा गया है। जो डिटेलिंग है, अब इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गिवन स्टेटमेंट से करके बताता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि फूड इज़ नॉट जस्ट एन एंड इन इटसेल्फ बट ऑल्सो एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फूड। अपने आप में कोई प्रयास का अंत नहीं है। ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ह्यूमन, मैं, आप, हम सब, वो जो एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करें इकोनॉमी में, कैपिटल के तौर पर, पूंजी के तौर पर, एसेट के तौर पर, और फूड एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो फूड इज़ नॉट जस्ट एन एंड इन इटसेल्फ बट ऑल्सो एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल वेल्थ क्रिएशन। तो नेशनल वेल्थ क्रिएट करने में फूड एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्यों? क्योंकि नेशनल वेल्थ जो क्रिएट होगी वो ह्यूमन रिसोर्स से होगी, ह्यूमन कैपिटल से, और ह्यूमन कैपिटल का इंग्रेडिएंट फूड है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और क्या नोट करता है, इस लाइन को भी ध्यान से सुनिए। वो ये कहता है कि माल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स कॉग्निटिव एबिलिटी, वर्क फोर्स डेज एंड हेल्थ,
impacting as much as 16% of GDP. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक का ये डाटा है. इन दैट सेंस, while budget 2020-21 looks towards an aspirational India, fixing the missing pieces on the plates. मतलब क्या है इस बात का, वो मैं आपको भी समझा देता हूँ. देखिए, मुद्दा ये आ जाता है कि जब आप इन इश्यूज़ पर बात करते हैं, बजट में इन्हें स्थान क्यों मिलता है, एलोकेशन इस दिशा में क्यों बढ़ाया जाता है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाते हैं कि आपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखा वुमेन का. आज गर्ल्स बॉयज़ से आगे जा चुकी हैं. ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स नई अपॉर्चुनिटी को तलाशने के लिए आएंगी उस बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जिस इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट उस इंडिया के हर नागरिक को मिलना चाहिए. ऐसे में वुमेन का वो जो स्टेक होल्डरशिप है, उसके ऊपर सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है. सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है वुमेन का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट. दूसरी सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है उसका माल न्यूट्रिशन. तीसरी सबसे बड़ी अशिक्षा है, सबसे बड़ा कारण है उसकी अशिक्षा. तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस उसके सामने हैं, इसे रिमूव करने के लिए क्यों ये प्रोविज़न रखे गए. गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और माल न्यूट्रिशन के पीछे, और इनकी वजह से वुमेन उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज